नमस्कार। दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक का नाम है राइट टू प्रोटेस्ट यानी विरोध का अधिकार। इसके कॉन्टेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे कि विरोध का अधिकार क्या संवैधानिक अधिकार है या फिर इसे किस कैटेगरी में रखा जा सकता है, और यह जो टॉपिक है यह क्यों चर्चा में है। इस पूरी चर्चा को हम एक नज़र समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आज की चर्चा में जो डायमेंशंस हैं उन डायमेंशंस को हम देख लेते हैं। आज की चर्चा का जो पहला डायमेंशन होगा वो होगा न्यूज़, यानी कि हमने न्यूज़ क्या देखा है उस न्यूज़ के आधार पर हमारी आज की चर्चा टिकी होगी। इसके बाद समझेंगे कि यह पृष्ठभूमि क्या है, इस चर्चा की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। इसके बाद ये समझने की कोशिश करेंगे कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, इसे किस तरीके से लिया जाना चाहिए, किस तरीके से इसे सर्वोच्च न्यायालय देखता है, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। इसके बाद समझेंगे कि क्या कुछ चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। इसके बाद आज की चर्चा में जो भी एक वे फॉरवर्ड निकल कर सामने आता है, आगे की राह निकल कर सामने आती है, वह क्या हो सकती है, और आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है वह सवाल सबसे अंत में रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ है क्या। न्यूज़ की बात करें तो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक जो डिस्कशन चल रहा है उस डिस्कशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोटेस्ट ओके इवन ऑन मैटर्स बिफोर कोर्ट बट कोर्ट्स कैन नॉट बी ब्लॉक्ड, है ना। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अभी किया गया है कि एक याचिका आई थी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में उसे ये कहा गया था कि जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ पर, दिल्ली की सीमा पर, ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है यह प्रदर्शन सही नहीं है। और इसी के एवज में ये याचिका दायर की गई थी, दायर किया गया था एक महिला के द्वारा। मोनिका अग्रवाल नाम है उनका। वो नोएडा में रहती हैं और दिल्ली वो जॉब करती हैं। तो नोएडा से दिल्ली आने के दौरान जो उन्हें मशक्क़त, जो उन्हें दिक्कतें उठानी पड़ती हैं उस विरोध प्रदर्शन के कारण, चूँकि किसान जो हैं दिल्ली सीमा पर जगह जगह पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वो सड़क ब्लॉक किए हुए हैं कई महीनों से, है ना। तो इस लिहाज से उन्हें जो भी परेशानियां हो रही थी, मोनिका अग्रवाल को, उन्होंने प्ली दायर किया सर्वोच्च न्यायालय में, और उसी के एवज में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक बात रखी है कि आपको विरोध करने का तो अधिकार है, लेकिन आप इस तरीके से जो सड़कों को ब्लॉक कर रहे हैं ये उचित नहीं है। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में आज की हमारी चर्चा टिकी होगी, और इस चर्चा के कॉन्टेक्स्ट में हम आगे बात करते हैं। यदि बात की जाए तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी कि जो ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए थे, इन्हीं कानूनों के अगेंस्ट में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आपने पिछले साल से ही देखा है, अभी तक की स्थितियां आपने देखी हैं। और 26 जनवरी को जिस हिसाब से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया गया था किसानों के द्वारा, ये जग जाहिर है ना। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज की जो चर्चा है ये महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसे हम किस एंगल से देखने की कोशिश करें, है ना। आगे क्या है, विरोध और सड़क जाम होने के कारण यात्रियों को समस्या हो रही है। जाहिर सी बात है कि जो दिल्ली सीमा है, दिल्ली के एनसीआर में यदि हम बात करें, नेशनल कैपिटल रीजन जो है उसमें बात की जाए तो गाजियाबाद, नोएडा और अन्य जो हरियाणा से जुड़े हुए जो ज़िले हैं, फरीदाबाद वगैरह, वो दिल्ली से आसपास हैं, वो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। तो यदि दिल्ली की सीमा पर जो भी एनसीआर के जो शहर हैं, वहाँ से जो लोग दिल्ली आते हैं जॉब करने के लिए या फिर किसी और पर्पज़ से वाणिज्य व्यापार करने के लिए आते हैं, किसी भी कारण से वो दिल्ली आते हैं या दिल्ली से फिर बाहर अपने शहर जाते हैं, तो उनके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो किसान हैं वो सड़क पर पूरे जो है टेंट वगैरह लगा करके और कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। वो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो यह जो प्रदर्शन है ये बाकी जो आम नागरिक है उनके लिए जो है एक चिंता का कारण बनता हुआ दिख रहा है। और इसी लिहाज से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बात कही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे क्या है, नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल जी ने इस पर जो प्ली दायर किया है, इसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको बता ही दिया। उन्होंने चिंता जाहिर की है कि वो एक सिंगल मदर है और उनके साथ कुछ मेडिकल इश्यूज हैं। ऐसी स्थिति में जो ये दिक्कतें हो रही हैं उन्हें दिल्ली आने और दिल्ली से वापस जाने में, यह जो है बहुत ही चिंतनीय है। और इसी लिहाज से जो आज का विषय है यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
कि आम नागरिक के हिसाब से और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस इन दोनों के स्टैंड को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ रुख अपनाया है, यह आपके लिए जानना जरूरी है। आगे क्या है कि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली की सीमा से हटाने की मांग की गई है। जो मोनिका अग्रवाल जी ने जो प्ली दायर किया है, उन्होंने यही एक्सपेक्ट किया है सर्वोच्च न्यायालय से कि इन्हें वहां से हटाया जाए ताकि हमारी जो दिक्कतें हैं उसका निदान निकल सके। आगे क्या है कि यदि हम देखें तो यदि पृष्ठभूमि में और हम आगे देखते हैं, जो जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस एम सुंदरेश जो सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों न्यायाधीश इस प्ली को देख रहे थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ तो समाधान निकालना ही होगा, क्योंकि यह जो सिलसिला है यह बहुत दिनों से चल रहा है, एक दिन दो दिन की बात नहीं है ना, महीनों इसमें गुजर गए हैं। तो ऐसे में कुछ न कुछ जो है समाधान निकालना होगा। हम कानूनी चुनौती लंबित होने पर भी विरोध करने के अधिकार के खिलाफ नहीं है ना। उन्होंने क्या कहा, इन दोनों जजों ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, इस बात को माना है कि हम विरोध करने के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस सड़कों पर इस तरीके से जो आप ब्लॉकेज लगा रहे हैं, जो आप पाबंदी लगा रहे हैं, सड़क आपने जाम कर दिया है, यह जो है सही बात नहीं है और इसका जो है निराकरण होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक मज़ेदार बात ये बता दूं कि दोनों ही पक्षों से सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं। कौन से दोनों पक्ष, यानी किसानों का पक्ष जो है वो और जो सरकार का पक्ष है वो, इन दोनों ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं। किसानों का पक्ष कह रहा है कि हम साहब सड़क को जाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि पुलिस ने सड़क जाम कर रखा है। क्यों? क्योंकि यदि पुलिस ने बैरिकेड यदि पुलिस हटा दे तो हम आसानी से, जो हमारी डिमांड है कि हम रामलीला मैदान में जाकर करके और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो ये हो जाना चाहिए। तो पुलिस ने हमें रोक रखा है। हम तो चाहते ही हैं कि हम रामलीला मैदान जाकर करके और अपनी मांग रखें, अपनी डिमांड के बारे में जो भी विरोध प्रदर्शन है वो करें, लेकिन ये पुलिस ने इस तरीके से अरंगा लगा रखा है और इस कारण से हमें दिक्कतें हो रही हैं। दूसरा जो सरकार का पक्ष है उसका कहना है कि यदि हम बैरिकेड हटा देते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जैसे कि 26 जनवरी के दिन सारे देश ने देखा था, और जब उस दौरान किसान आ गए थे और दिल्ली में उन्होंने लाल किला पर जिस तरीके से एक उपद्रव वाली स्थिति जो बन गई थी दिल्ली में, वह जो है हम नहीं चाहते हैं और इस कारण से हम आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, है ना। और क्या कहना है कि यदि रामलीला मैदान में आ जाएं या फिर विरोध प्रदर्शन की अनुमति इनको दे दी जाए तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ये वहीं पर अपना आवास बना ले, वहीं पर टेंट वगैरह तंबू वगैरह लगा करके और रहने लगे, तो ये जो है कतई स्वीकार्य नहीं है। हो सकता है कि कल को इन्हें हटाने के लिए भी हमें मशक्कत करना पड़े। तो ये सरकार का अपना पक्ष है और किसानों ने अपना पक्ष रखा है कि हम चाहते हैं कि इस तरीके से सड़क जाम नहीं करें, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, इसलिए हम पर आरोप न लगाया जाए। इस तरीके से किसानों ने अपना पक्ष रखा है और सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा है। आगे देखते हैं आगे क्या बातें कही गई हैं। आगे इसमें वही है कि शाहीन बाग वाला जो मामला है, जो आपने सुना होगा कि CAA जो सिटीजन एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो शाहीन बाग मामला एक चर्चा में आया था कि शाहीन बाग में भी लोगों ने बहुत लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया था, सड़क जाम कर रखा था। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के जो पूरे देश में एक ऊहापोह वाली स्थिति बननी शुरू हो गई थी, और ऐसे में शाहीन बाग में जिस हिसाब से विरोध प्रदर्शन किए गए वह एक चिंता का सबब दिखता है ना। तो यहाँ पर वही है कि विरोध का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता, ठीक है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये कहा जा रहा है कि विरोध का अधिकार कभी भी और कहीं भी, है ना, जब जहां हम चाहें वहां हम विरोध प्रदर्शन शुरू कर दें और कभी भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दें, यह स्वीकार्य नहीं है। इसके अलावा लंबे समय तक असंतोष या विरोध के मामले में सार्वजनिक रास्तों और स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कब कहा है? तो शाहीन बाग वाले मामले में कहा था, और उसमें जो जज थे वो कौन थे? एक एस.के. कौल, जो अभी भी इन्होंने अपनी बातें कही हैं, जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने उस दौरान ये बातें कही थी। दो बातें कही थी। पहला तो यह है कि कभी भी और हर जगह पर विरोध का अधिकार हम नहीं दे सकते। दूसरा ये है
कि सार्वजनिक स्थानों पर जो है अनिश्चित काल के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन के आधार पर वो कब्जा करके बैठे रहते हैं सड़कों पर, सार्वजनिक सड़क पर, जो कि ये तो आम रास्ता है, पब्लिक प्लेस है, सड़क तो भाई कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। तो वहाँ पर आप इस तरीके से यदि एक लंबे समय तक, एक दिन दो दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, बल्कि महीनों तक यदि आप उस पार्टिकुलर रोड को यदि आप जाम करके बैठे हुए हैं, तो यह जो है पब्लिक ऑर्डर के हिसाब से, लोक व्यवस्था के हिसाब से यह स्वीकार्य नहीं है ना। तो ये सब बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब हम आगे चलते हैं कि इस पूरे मामले में हमारा जो संविधान है ये क्या रुख अपनाता है। तो यदि मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो विरोध का अधिकार की यदि बात की जाए तो हमारे संविधान में विरोध का अधिकार नाम से कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं निजता का अधिकार, तो निजता का अधिकार भी हमारे संविधान में स्पष्ट तौर पर उल्लेख नहीं है, बल्कि उसको डिराइव किया गया है किसमें, आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसे डिराइव किया गया है। उसी तरीके से जो विरोध का अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट, यह भी हमारे संविधान में स्पष्ट तौर पर उल्लेख इसका नहीं है, बल्कि इसे हम डिराइव कर सकते हैं किनके माध्यमों से, यदि हम आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(b) और आर्टिकल 19(1)(c) इन तीनों को देखें तो इसके माध्यम से जो विरोध का अधिकार है ये डिराइव होता हुआ दिखता है। और उसी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही भी है कि विरोध के अधिकार को हम आप रोकते नहीं हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर यदि आप इस तरीके से लंबे समय तक विरोध कर रहे हैं तो यह स्वीकार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा ही है ना। यदि हम आर्टिकल 19(1)(a) की बात करें, यानी अनुच्छेद 19(1)(क) की बात करें, तो इसमें क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है ना, कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी अपने हिसाब से बात कर सकता है और एक्सप्रेशन कर सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है, इसमें उसे रोका टोका नहीं जाएगा। इसके बाद क्या कहा गया है, आर्टिकल अनुच्छेद 19(1)(b) की यदि बात करें, इसमें क्या कहा गया है, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की बात की गई है। निरायुध का मतलब क्या हुआ, यानी हथियार के बिना, है ना। तो अनुच्छेद में ये स्पष्ट किया गया है कि आप सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण होना चाहिए और वो हथियार के बिना, यानी निरायुध सम्मेलन होना चाहिए। तो ठीक है, किसान इस तरीके से वो सम्मेलन कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी ठीक है। तीसरा है अनुच्छेद 19(1)(c) की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने का भी अधिकार इसमें दिया गया है। तो जो फार्मर्स एसोसिएशंस हैं वो भी तो इसमें इन्वॉल्व हैं ही, इस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तीनों कृषि कानूनों के अगेंस्ट में, तो जो किसान संगठन है वो तो इसमें पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि ये जो प्रोटेस्ट का जो राइट है, विरोध का जो अधिकार है, ये यहाँ से डिराइव होता हुआ दिख रहा है, लेकिन स्पष्ट तौर पर हमारे संविधान में इसका उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है ना। ये आपको ध्यान में रखना होगा। यदि किसी प्रकार से कभी भी इस तरीके से पीटी में या फिर मेंस में सवाल बनता है तो वहाँ पर आप इस तरीके से इसे आप इलैबोरेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे ये है कि विरोध प्रदर्शन का जो अधिकार है वह संपूर्ण नहीं है, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है या इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, ऐसा भी नहीं है। हमारे संविधान में जो भी अधिकार दिए गए हैं उनमें कुछ न कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, है ना, यानी कि युक्त प्रतिबंध हैं। यदि आपने पढ़ा होगा तो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही सरलता से बताना चाहूँगा कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो युक्त प्रतिबंध हैं, वो हमारे मौलिक अधिकार पर चेक हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप कि अपने मौलिक अधिकार के माध्यम से कुछ भी करने को ये कुछ भी आप कर सकते हैं, ऐसा एकदम नहीं है। यदि भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, भारत की एकता के अगेंस्ट में, लोक व्यवस्था के अगेंस्ट में, सदाचार के अगेंस्ट में यदि कुछ भी आप करते हुए दिखते हैं तो आप पर रोक लगाई जा सकती है। ये हमारे संविधान में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है और यही बात यहाँ पर भी सामने आ रही है। तो युक्त निर्बंधन की बात की जा रही है, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस जो है हमारे संविधान के जो अनुच्छेद 19(1)(a)(b)(c) इन तीनों में जो बातें कही गई हैं उसके अगेंस्ट में अनुच्छेद 19(2) और अनुच्छेद 19(3) में जो है कुछ बेस बताए गए हैं, कुछ आधार बताए गए हैं, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को
जो है रोका जा सकता है, जिसमें जो अनुच्छेद 19 के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करें तो स्वतंत्रता के अधिकार में यहाँ पर बात चल रही है ना। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता, इस सब के कॉन्टेक्स्ट में सम्मेलन करने की जो बात हमने कही अनुच्छेद 19(1)(b) के माध्यम से, इन सब पर रोक लगाई जा सकती है। किसके आधार पर? तो भारत की प्रभुता और अखंडता के मद्देनजर जो है रोक लगाई जा सकती है। और राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, इनके माध्यम से भी, इनके बेस पर भी रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा लोक व्यवस्था, है ना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। पब्लिक ऑर्डर, जो मैंने शुरू में बताया भी कि पब्लिक ऑर्डर जो है डिस्टर्ब हो रहा है, किससे? जो सार्वजनिक सड़कों को जाम करने से, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन लंबे समय तक करने के कारण लोक व्यवस्था जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। और इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल ही सही लग रही हैं। शिष्टाचार या सदाचार के आधार पर भी जो है किसी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसके अलावा न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध को यदि कोई व्यक्ति प्रेरित करता है, उद्दीपित करता है ना, तो ऐसी स्थिति में भी उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये सब बातें हमारे संविधान में स्पष्ट तौर पर उल्लिखित हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा कि आपको जिस सीमा तक विरोध का अधिकार या फिर किसी भी चीज़ का अधिकार मिला हुआ है, उसको जो है भंग न किया जाए, उस सीमा को लांघा न जाए, उसका अतिलंघन न किया जाए। आगे देखते हैं आगे क्या बातें हैं। आगे यदि देखा जाए तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 क में भी, यानी जो 51 क है उसमें मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है ना। 51 क के झ वाला जो सेक्शन है उसमें भी कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने की बात यहाँ पर भी की गई है। यानी कि ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है। हम फंडामेंटल राइट्स की तो बात करते हैं कि हमारे पास ये अधिकार है तो हम क्यों ना विरोध करें, है ना। तो फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल ड्यूटी पर भी तो ध्यान देना होगा। तो जहाँ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ फंडामेंटल राइट के कॉन्टेक्स्ट में जो अनुच्छेद 19, 2 और 3 में जो रिस्ट्रिक्टिव डिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, वहीं फंडामेंटल ड्यूटी के माध्यम से भी कहा जा रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने की हमारी जिम्मेदारी है और इसका जो है पालन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये सब बातें भी उभर कर सामने आ रही हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आगे कुछ चैलेंजेस सामने दिख रहे हैं। चैलेंजेस क्या हैं? तो विरोध प्रदर्शन से संबंधित कोई विशेष कानून नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है यही दिख रही है कि विरोध प्रदर्शन से संबंधित कोई स्पेसिफिक जो कानून होना चाहिए वो नहीं है, ताकि उस कानून के बिहाफ में इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, उस कानून के बिहाफ में कार्रवाई की जा सके। आगे क्या चैलेंजेस है? तो मानदंडों का निर्धारण कैसे किया जाए, किस माध्यम से हम किसी विरोध प्रदर्शन को हम चेक करें, उस पर नियंत्रण लगाएं, ये जो है दिक्कत इसके सामने आ रही है। इसके अलावा प्रतिबंधों के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन दोनों को कैसे हम बैलेंस करें, है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी है ही और हम प्रतिबंध भी लगाएं विरोध प्रदर्शन करने पर, तो इन दोनों के बीच में कैसे हम सामंजस्य स्थापित करें, यह जो है एक चैलेंज के रूप में सामने आता हुआ दिख रहा है। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब इस पूरे मामले में जो एक वे फॉरवर्ड निकलकर सामने आ रहा है उस पर हमारी चर्चा होने जानी चाहिए। पहला तो यही है कि हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए असहमति का जो अधिकार है ये ज़रूरी है। इसमें बहुत ही क्लिस्टर क्लियर है कि डेमोक्रेसी में मत और जो मतभेद हैं ये दोनों ही रहते हैं, लेकिन मनभेद न होना चाहिए, ये बड़ी बात है। तो स्वतंत्र देश में और स्वस्थ लोकतंत्र में यदि मतभेद है तो इसका जो है निराकरण किया जाना चाहिए, इसको दबाया नहीं जाना चाहिए, इसको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, मतभेद को जो है दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए, है ना। पहली बात तो यही है। दूसरा ये है कि शांतिपूर्ण विरोध को अपनाने पर जोर दिया जाना चाहिए, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में इसका जिक्र भी किया गया है। आगे क्या है? मामला विचाराधीन होने की स्थिति में शांति बनाए रखने का प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि ये लंबे समय से मामला चल रहा है, चूँकि किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, तभी हम हटेंगे, तभी हम विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी आगे कोई कार्रवाई नहीं की है कि हम किसानों ने जो अपनी मांग रखी है, जो डिमांड रखी है कृषि कानून को हटाने की, उसे हम हटाने जा रहे हैं, ऐसा तो सरकार ने अभी तक कुछ भी कहा नहीं है, है ना। सरकार ने तो इन तीनों कृषि कानूनों को
स्वीकार किया है। तो इस लिहाज से अभी देखना होगा कि जो किसान है वो किस सीमा तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे की उनकी जो कार्यवाही होगी, आगे का उनका जो कदम होगा वो कैसा होगा। आगे क्या है, हितधारकों के बीच में संवाद की जो है गुंजाइश है वो दिख रही है कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, जो भी किसान हैं, सरकार हैं, किसान नेता हैं, किसान संगठन है ना, इन सभी को आवश्यकता है कि फिर से जो है बातचीत करें और जो भी उलझने हैं, जो भी दुविधाएं हैं, उनका निराकरण करने की कोशिश करें। क्योंकि किसान संगठनों को भी समझने की आवश्यकता है, सरकार को भी समझने की आवश्यकता है कि सरकार और किसानों के बीच में जो सामान्य जनता है, जो दैनिक जीवन जो लोग जी रहे हैं, दैनंदिन तौर पर एक जगह से दूसरे जगह आ रहे हैं और यातायात कर रहे हैं, उनके साथ जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, इसका जो है समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों को सोचने की आवश्यकता दिख रही है। आगे क्या है, जनहित को प्राथमिकता, जो मैंने अभी कहा ही, जनहित को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है और असहमति व्यक्त करने वाले प्रदर्शन कुछ निर्दिष्ट स्थानों पर होने चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यदि ऐसा होता है कि जिस पर बात बन नहीं रही है, कुछ लोग इस तरीके से इस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार जो है उनकी बातों को सुन नहीं रही है या फिर कुछ भी जो है फ्रूटफुल उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो इस तरीके के प्रदर्शन के लिए कुछ निश्चित स्थान तय होने चाहिए और उसके आधार पर जो है कार्रवाई की जा सकती है ना। तो ये सब जो है कुछ मामले अभी निकल कर सामने आ रहे हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे इसमें और क्या कहा गया है कि विशिष्ट कानून बनाने के जो लाभ हो सकते हैं वो लाभ क्या हैं। सार्वजनिक हित में यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर जो है ये अंकुश लगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा बेहतर निर्णय जो है लिया जा सकता है यदि हम कानून बना करके और उसका इम्प्लीमेंटेशन करें तो। इसके अलावा संवैधानिक संतुलन के लिहाज से भी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है और साथ साथ हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जो है इस तरीके का जो कानून बन जाता है तो वह कानून हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही हेल्दी साबित हो सकता है ना। तो आज की चर्चा में इतना ही। विरोध का अधिकार के कॉन्टेक्स्ट में जो भी सवाल बन सकता है, आइए उस सवाल को एक नज़र देख लेते हैं। सवाल है, किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन की स्थितियों के मद्देनजर क्या विरोध के अधिकार को कानून के जरिए व्यवस्थित करने की आवश्यकता है? टिप्पणी कीजिए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसमें यही कहा गया है कि जो किसानों के कॉन्टेक्स्ट में जो विरोध के अधिकार की बात की जा रही है, इसमें क्या इसे कोई विशिष्ट प्रकार के कानून के द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता है? आपको इस पूरे मामले को मद्देनजर रखते हुए विरोध के अधिकार के कॉन्टेक्स्ट में हमारा संविधान कहाँ ठहरता है, हमारे संविधान में क्या कुछ बातें कही गई हैं और जो किसानों का पक्ष है, सरकार का पक्ष है, इन सब को मद्देनजर रखते हुए और आपको सुझाना होगा कि कानून के जरिए यदि हम इसे व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं तो वह किस हिसाब से फ्रूटफुल हो सकता है। तो आज की चर्चा में इतना ही। अपना एक अच्छा सा उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।